पिछले वाली क्लास में जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ी और डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जाता है अध्ययन के दृष्टिकोण से। पहला भाग तो एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसका हमने पिछले वाली क्लास में डिटेल में अध्ययन किया, और उसके साथ में दूसरा होता है असेंडिंग ऑर्गन। तो पिछले वाली क्लास में हम कर चुके हैं कवर एलिमेंट्री कैनाल का जो अंतिम भाग है वो रह गया था, यानी रेक्टम। तो रेक्टम से शुरू करेंगे और उसके बाद में हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के सहायक अंग हैं यानी कि ग्लैंड्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उन पर बात करेंगे और उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे। तो जैसे रेक्टम है यानी कि इसे मलाशय भी कहा जाता है, ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम हिस्सा है और अंतिम बिंदु क्या है? हमारा एनस, मल द्वार। तो रेक्टम की जो लंबाई है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई भी जैसे कि लगभग ये, क्योंकि निश्चित नहीं की जा सकती, जो व्यक्ति की हाइट है उसके हिसाब से पूरी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है। तो ठीक इसी प्रकार से उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से हैं उनकी भी लंबाई कम ज्यादा हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है। इसका काम क्या है कि जो ठोस बना यानी कि वेस्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि जिसको मल कहेंगे, स्टूल कहेंगे, उसको अस्थायी रूप से संग्रह करके रखते हैं, रोक करके रखते हैं। और समय समय पर जैसे ही वो ऐसी स्थिति बनती है कि तो फ्रेश होने जाते हैं, उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको रोक करके रखने के लिए रेक्टम में, तो रेक्टम के जो अंतिम सिरा है जिसे मलद्वार कहेंगे, उस पर जो है सर्कुलर कॉन्ट्रेक्टिव मसल्स पाई जाती हैं जिनको गोल संकुचक पेशियां कहेंगे या एनल स्पिंक्टर मसल्स कहेंगे। ये होती हैं। तो इनका काम क्या है कि जब समय हो, किसके अंडर में है? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो अपने आप ही आपको महसूस होगा कि हाँ अब आपको फ्रेश होने की आवश्यकता है, तो ये खुल जाती हैं। और इनका काम क्या है? समय समय पर मलद्वार को तो बंद करके रखना और समय समय पर जब आवश्यकता हो तो खुल करके मल को शरीर से बाहर निकालना। यहाँ तक का मुझे लगता है कि जो एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, आरनाल की एनाटॉमी, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो उसके एसेसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो सहायक हैं पाचन में। तो इसमें वे सभी ग्रंथियां आएंगी जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में है, अंदर की साइड में है आहार नाल में, और कुछ बाहर होती हैं जो भोजन के पाचन में मदद करती है। तो इसी आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। इंटरनल ग्लैंड, वे कौन सी ग्रंथियां जो आहार नाल में पाई जाती हैं अंदर, जिनका हमने एनाटॉमी की जब स्टडी की तो आहार नाल में बताते रहे कि कहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स हैं, कहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन सा हार्मोन वो सीक्रेट करें। उनकी प्रक्रिया में बात नहीं की, प्रक्रिया की बात हम करेंगे जब भोजन का पाचन शुरू होगा। और दूसरी ग्लैंड्स कौन सी है? एक्सटर्नल ग्लैंड्स। तो एक्सटर्नल ग्लैंड्स का क्या मतलब? चार ग्रंथियां आएंगी। सबसे पहले सलाइवरी, सॉरी एक सेकंड, सबसे पहले लार ग्रंथियां, उसके बाद में लीवर, उसके बाद में गाल ब्लेडर और लास्ट है पेंक्रियास। चार ग्रंथियां होती हैं जिनके हार्मोन समय समय पर भोजन के पाचन हेतु अब अलग अलग स्थान में, किसी का हो सकता है ग्रहणी में जाए, किसी का छोटी आंत में पहुंचे, वहां पहुंचाया जाता है और भोजन की पचन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जाती है। तो इनमें यदि सबसे पहले हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब क्या है? सलाइवा, सलाइवा कहाँ होती है? सीक्रेट, मुंह में। तो सीधी सीधी सी बात है कि जो ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं, तो इनके जो लार होता है उसमें कई प्रकार के एंजाइम और म्यूकस। तो एंजाइम का तो कार्य क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया को शुरू रखना। और म्यूकस क्या करता है? उसको लसलसा बनाता है। तो ये क्या है? जो लार है सिरमी तरल और सलेस्म का मिश्रण होता है। सलेस्म और म्यूकस को हिंदी में सलेस्म कहते हैं, जिसका काम है उसको लसलसा बना करके रखना। और इसमें जो ग्रंथियां हैं मुख्यतः वे तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो पैरोटिड लार ग्रंथि है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या होती है? कानों के नीचे स्थित होती है।
दूसरे वाली जो ग्लैंड्स हैं जो मुंह में पाई जा रही हैं, सब मैक्सेलरी ग्रंथियां हैं, सब मैक्सेलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, इनके नाम से ही पता लगता है ये जबड़ों के संधि स्थल पे पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पाई जा रही हैं? कान के नीचे। सब मैक्सेलरी और सब मैंडिबुलर कहाँ पाई जा रही हैं? जबड़ों के संधि स्थल पे, जहां ऊपर और नीचे वाला जबड़ा मिलता है। और सब लिंगुअल लार ग्रंथियां यानी सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जा रही हैं? जीभ के नीचे की ओर पाई जाती हैं। उसके बाद में दूसरी ग्रंथि है लीवर, जो पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पाचन के साथ साथ बल्कि शरीर में और भी कार्य ये संपन्न करती है। तो ये सबसे पहले याद रखने लायक जो तथ्य लीवर के बारे में है, ध्यान रखना है लीवर को जब आप आंसर दें, लीवर की इंग्लिश जरूर पढ़ लेनी है। यदि LIVER है तो प्रश्न किसके बारे में पूछा जा रहा है? पाचन के और हमारे अंग के बारे में। और यदि अंग्रेजी उसकी LEVER है तो इसका मतलब वो है भौतिक विज्ञान यानी किन्जियोलॉजी वाला जो उत्तोलक है उससे संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है याद रखने लायक तथ्य इसमें कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ऑर्गन की बात हो रही है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, सब में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसका वजन जो है लगभग 1.5 किलोग्राम तक होता है एक एडल्ट में, एक स्वस्थ मनुष्य में। इसको भी जब हम रचना की दृष्टि से देखते हैं, जैसे फेफड़े हैं, बाएं फेफड़े में 3 हैं, दाएं फेफड़े में दाएं में 3 हैं, बाएं में 2 लोब होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार लीवर में भी 2 लोब पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं। और इसकी स्थिति कहाँ रहती है? जो डायफ्राम है यानी कि मध्य पट जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके नीचे उधर गुहा के दाईं ऊपरी भाग में स्थित होता है। क्योंकि बाएं ऊपरी भाग में क्या है? जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा, स्टोमक है, तो दाएं ऊपरी भाग में जस्ट बिलो टू द डायफ्राम क्या स्थित है? लीवर स्थित है। ये लीवर भी यानी यकृत भी आपका हृदय और फेफड़ों के समान 2 आवरणों से घिरा होता है। पेरिकार्डियल किसकी है? पेरिकार्डियल किसकी है? हृदय की। कार्डियल मतलब कार्डियक मसल से बना, और पेरिमाइसियम मतलब फेफड़ों वाला बना। तो इसी तरह से इसमें भी 2 आवरण पाए जाते हैं। जो बाह्य आवरण है यकृत का उसको कहते हैं पेरोटीनियम पर्दाई यानी पेरिटोनियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? तंतुमय सिरमी कला यानी फाइब्रस सिरमी कार्टिलेज की बनी होती है, जो इसकी बाह्य परत है। और जो भीतरी आवरण है, इसका भीतरी सतह, भीतर वाला हिस्सा है, उसे गिल्सन का संपुट नामक एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ये उससे बनी होती है। तो ये भी याद रखने लायक तथ्य है कि जो लीवर की आंतरिक सतह है वो किस टिश्यू से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते क्या है? गिल्सन का संपुट और गिल्सन कैप्सूल। और वो कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यूज होता है, कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यूज उसकी परत से बना होता है। यकृत की जो कोशिकाएं हैं, यकृत की कोशिकाएं पर भुजीय आकृति यानी हेक्सागोनल शेप, जिसकी हेक्सागोनल शेप का मतलब है जिसकी कोशिकाओं की अनेक भुजाएं हों, यकृत कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और ये यकृत कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? हैप्टिक लोब्यूल। यानी कि जो यकृत की सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वो हैप्टिक लोब्यूल बना, यानी कि हैप्टिक शब्द जब भी इस्तेमाल हो रहा है ये ध्यान रखना कि ये यकृत के बारे में इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए हैप्टिक और लीवर ये दोनों एक साथ में लिख करके याद कर लेना। तो इससे क्या होगा? क्योंकि देखो लीवर से जो निकलेंगी डक्ट्स, उनके पहले भी हैप्टिक लगा होगा, अर्थात ये डक्ट्स कहां से निकली नलिकाएं? लीवर से निकल रही। अगर लीवर की सेल की बात आ रही है, हैप्टिक सेल की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये लीवर की रचना है। तो इस तरह से कोरिलेट कर करके याद रखना है इन तथ्यों को। तो भोजन जो है, पित्रस क्या होता है? इसमें से जो हैप्टिक लोब्यूल है वे क्या करती हैं? बाइल का सीक्रेशन करती हैं, स्राव करती हैं, पित्रस का स्राव करती हैं। और ये पित्रस क्या होता है? भोजन के पाचन के समय तो संयुक्त यकृत वाहिनी, देखो हैप्टिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा कहां पहुंचा दिया जा रहा है? सीधा सीधा
ग्रहणी में पहुंचाया जाता है। और भाई ऐसी स्थिति रहेगी कि हर समय तो ग्रहणी में भोजन नहीं रहेगा। यदि उस समय ग्रहणी में आपके भोजन नहीं है, वहां खाली है, तो पितरस तो बनता रहता है हेप्टिक लोब्यूल से, सीक्रेट होता रहता है। तो उसको क्या करते हैं, हेप्टिक डक्ट्स के द्वारा कहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, गाल ब्लेडर में। और गाल ब्लेडर क्या है, वहां संग्रहित। इसका मतलब आपको एक चीज और यहाँ पे तथ्य याद रखना चाहिए हमेशा हमेशा, कि जैसे पित्ताशय की थैली यानी गाल ब्लेडर से ये इंगित हो रहा है कि भाई हो सकता है पित्त यहाँ बनता हो, लेकिन पित्त का निर्माण कहाँ हो रहा है, ये लीवर में, और उसका संग्रहण कहाँ हो रहा है, गाल ब्लेडर में। ये ध्यान रखना है। और जैसे ही भोजन फिर आहार में आ गया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उससे जो सीक्रेशन है वो तो बहुत ही कम मात्रा में कंटिन्यू है। भोजन का पाचन आया, भोजन एक बार ही खाएगा आदमी, कंटिन्यू धीरे धीरे तो नहीं खाता, वो तो दिन में 2 बार 3 बार खाता है। तो उस समय अधिक पित्तरस की आवश्यकता होती है। तो शेष समय में यहाँ रखा जाता है संग्रहित करके। तो जब भी आवश्यकता हो तो ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, वो जो पितरस है गाल ब्लेडर में, वो कहाँ चला जाएगा, आंत में चला जाता है। अब जो ये पितरस है जो बना है, इसमें क्या है, लवणों के अतिरिक्त पित्तवर्णक बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। और इन बाइल पिगमेंट का काम होता है भोजन के पाचन और अवशोषण में सहायता करना, यानी कि एब्सॉर्प्शन भी हेल्पफुल करते हैं ये कौन, बाइल पिगमेंट। अब बात आई, क्योंकि यकृत भी काम कर रहा है, जैसे हार्ट को भी ब्लड चाहिए, लंग्स को भी ब्लड चाहिए, और वहां भी इम्प्योर ब्लड है, उसको वापस जाना है प्यूरिफिकेशन के, तो इसको भी काम करना है, तो इसको भी रक्त की आपूर्ति चाहिए। किसकी, ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, हेप्टिक आर्टरी। तो देखो हेप्टिक शब्द अगर जुड़ा है आर्टरी से पहले, तो इसका मतलब क्या है, ये धमनी किसको रक्त पहुंचा रही है, यकृत को। और अगर वेन से पहले हेप्टिक जुड़ा है, तो हेपेटिक का मतलब हो गया यकृत शिरा, अर्थात क्या हो रही है, यकृत से अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन प्रयोग कर ली गई, उसको कहां पहुंचा रही है, पश्चिम महाशिरा में। पश्चिम महाशिरा का मतलब इंफीरियर वेना कावा में पहुंचा देती है। ठीक इसी प्रकार इसमें जो स्प्लीन है, स्प्लीन क्या है, प्लीहा है, ये एक अंग नहीं है, पाचन का अंग नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पेनक्रियाटिक जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे उसके पीछे स्थित है स्प्लीन, तो वहां से भी अशुद्ध रक्त क्या है, पोर्टल शिरा द्वारा कहाँ लाया जाएगा, पहले यकृत में लाया जाएगा। और यकृत में लाने के बाद में वहां से किसके माध्यम से, हेप्टिक वेन के माध्यम से ही पश्चिमाशिरा में पहुंचा दिया जाएगा। किसका, इम्प्योर ब्लड, स्प्लीन के द्वारा। जो स्प्लीन में इम्प्योर ब्लड है वो भी पोर्टल शिरा के माध्यम से पश्चिमाशिरा में पहुंचा दिया जाता है। तो यकृत के कार्य, अब तक की रचना है जो यकृत की, उसके बाद में हम यहीं साथ साथ, क्योंकि यकृत काफी बड़ी ग्लैंड्स है और इसके कार्य खाली डाइजेशन में ही नहीं होते, तो डाइजेशन में तो इसके 1 या 2 पॉइंट कवर होंगे, हम इसके अन्य कार्य भी डाइजेशन के साथ साथ में संपन्न होते हैं, यहीं पर उसकी चर्चा करते हैं। तो इसको, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और ये डाइजेशन के साथ साथ में और कार्य भी संपन्न करती है, अर्थात इससे बहुत से हार्मोन, एंजाइम जो स्रावित होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी का रासायनिक कारखाना है ये, अर्थात इतने केमिकल इससे सेक्रेट होते हैं, इतने किसी और ग्रंथि से नहीं होते। तो जैसा कि पूर्व में बताया कि जो परभुजिया आकृति हेक्सागोन सेल होती हैं जिन्हें कहते हैं हेप्टिक सेल, वे क्या करती हैं, बाइल जूस का स्रावण करती हैं। ठीक है, तो बाइल जूस से संबंधित इन तथ्यों को याद रखना जरूरी है। ये रंग का कैसा होता है, हरे रंग का। आपने देखा होगा जब ज्यादा पित्त बनता है, वोमिट आती है, तो उसमें हरे हरे से रंग का, पीले से रंग का लिक्विड बाहर आता है साथ साथ में, जो बहुत खट्टा भी होता है। तो वो क्या होता है, बाइल जूस ही होता है उसके साथ में। और ये क्या है, क्षारीय तरल है। तो क्षारीय और अम्लीयता दो की बार बार बात होगी जब भी आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो इसको भी याद रखना है। क्षारीय तरल का मतलब एल्कलाइन, जिसकी नेचर थोड़ी सी अल्कलाइन हो, और अम्लीय तरल का मतलब एसिडिक, जिसकी वो थोड़ी सी अम्लीय प्रवृत्ति हो। अब ये अम्लीय किसी तरल के, क्षारीय है वो एल्कलाइन है कि वो एसिडिक है,
उसकी गणना या उसका अंदाजा किससे लगाते हैं? हम उस लिक्विड के पीएच मान से लगाते हैं। जैसे हमारे ब्लड का पीएच, हमारी बॉडी का पीएच फिक्स रहता है, तो यदि 7 से ऊपर की बात जाती है तो क्या होने लगता है? उसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर पहुंचे तो इसका मतलब वो फ्लूइड या बॉडी की स्थिति क्या है? एसिडिक है, हल्की। और यदि 7 से नीचे हो उसकी वैल्यू तो वो क्या है? एल्कलाइन होता है। तो ये क्या है? बाइल जूस बहुत ही एल्कलाइन होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो भोजन की अम्लीयता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं एंजाइम जो क्षारीय उपस्थिति में ही काम करेंगे। तो ये हरे रंग का है और अल्कलाइन लिक्विड है, और इसका मुख्य काम क्या है? भोजन को सड़ने से बचाना। उसके साथ साथ भोजन को सड़ने से बचाना और आंत में उपस्थित, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे तो हानिकारक जीवाणु हो जाते हैं, तो उनको भी नष्ट करना इसका काम है। क्षारीय होने के कारण भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाकर, क्योंकि एसिडिक नेचर के अगर भोजन खाएं तो उनको क्या करेगा? अल्कलाइन बना करके काइम पर अग्नाशयी रस, जो गैस्ट्रिक जूस है, जो इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उसकी प्रतिक्रिया तभी संभव होती है जब काइम को, यानी कि भोजन को, भोजन मथ करके जो बनता है उसे काइम कहते हैं, तो उस पे उसका जो नेचर है वो क्षारीय हो जाए, अल्कलाइन हो जाए, तभी गैस्ट्रिक जूस काम करता है। अगर वो एसिडिक रहा तो गैस्ट्रिक जूस काम नहीं करेगा, तो भोजन पाचित नहीं होगा। तो भोजन क्या है? पाचन नहीं होगा, कुपच नहीं होगा, तो हमें वॉमिट होगी, और वॉमिट होगी तो बाइल जूस और वो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद क्या है? भोजन के पाचन के उपरांत आवश्यक से अधिक, ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन के पाचन के उपरांत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर यकृत में संग्रहित किया जाता है। भाई आपने, क्योंकि देखो मोटापा बढ़ने में भी अगर चलें, आपने इनटेक यदि ऊर्जा आवश्यकता से अधिक की तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा। तो उसमें क्या होगा? जो अतिरिक्त ऊर्जा आपने ली वो समय आने पे खर्च होगी, भोजन पाचन अपनी प्रक्रिया चल रही सुचारू रूप से, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके कहाँ संग्रह किया जाता है? यकृत में। कहाँ संग्रह किया जाता है? यकृत। और लेकिन उसके साथ साथ मांसपेशियों में भी संग्रहित रहता है ग्लाइकोजन, जिसे कहते हैं मसल्स ग्लाइकोजन। इसी तरह से रक्त में भी रहता है ब्लड ग्लाइकोजन, यानी कि जब रक्त के ग्लाइकोजन की मात्रा निश्चित हो जाए, मसल्स ग्लाइकोजन स्टोर हो जाए पूरा, तो तब भी अतिरिक्त ऊर्जा बची तो उसको कहाँ? यकृत में संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में बदल के, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या है? ऊर्जा उत्पादन की है, क्रेब साइकिल वाली। यहाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके और यकृत में संग्रहित रखा जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ये 3 प्रक्रिया हैं, 3 शब्द हैं, इनको नोट करके रखना है और इनको टाइम देना याद करके, वरना प्रक्रियाओं में कंफ्यूजन होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर यकृत में स्टोर करने की प्रक्रिया। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोजन संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के अणुओं को भंडारण के लिए ग्लाइकोजन की श्रृंखलाओं में जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया लीवर में एक सेकंड से, ये डिलीट हुआ है कुछ, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, वापस जाएंगे। यह प्रक्रिया कब संपन्न होगी लीवर में? कोरी चक्र, ये के स्थान पे आप कोरी चक्र लिखेंगे। कोरी चक्र में आगे समझाऊंगा क्या है के स्थान पे। कोरी चक्र के बाद आराम की अवधि के दौरान सक्रिय होती है, यानी कि रेस्ट कर रही। भोजन ने पाचन किया, ग्लूकोज बन रहा है, उसको ब्लड एब्सॉर्ब कर रहा है, तो वो कहाँ कहाँ स्टोर रहे, तो इसीलिए लीवर क्या कर रहा है? उसको ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर ले रहा है। और एक प्रकार से और ये प्रक्रिया संपादित होती है एक और अवस्था में, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर की स्थिति जिनको होती है पेशेंट को, तो आपने कहा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंसुलिन द्वारा भी यह प्रक्रिया प्रेरित होती है। क्यों भाई? अगर ब्लड में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ेगी तो शुगर की अवस्था पहुंच गई, बीमारी हो गई, तो इसीलिए उस बीमारी का इलाज किससे होता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? वो भी किसकी? ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया को सक्रिय करता है, ताकि जो हमारे ब्लड ग्लाइकोजन का लेवल है, जिसे शुगर नामक बीमारी से जाना जाता है, वह नियंत्रित रहे। अब ये कोरी चक्र, इसकी बात कर रहे,
कोरी चक्र क्या है, क्रेब साइकिल से अलग चीजें हैं। ये एक नया अपने खोजकर्ता कार्ल फर्डिनेंड कोरी और गेर्टी कोरी के नाम पर बनाया गया, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज करी थी। ये क्या है, एक चयापचय पथ है। चयापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिक प्रोसीजर, ये भी एक कब है, जिसमें मांसपेशियों में अवयवी ग्लाइकोलाइसिस द्वारा निर्मित, यानी जब ऊर्जा उत्पादन की ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है तो उसका जो लैक्टिक है, जो उसका एंड प्रोडक्ट है लैक्टेट एसिड, यानी कि व्यर्थ वाला पदार्थ है, तो उसको क्या करते हैं, यकृत में ले जाया जाता है और ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो फिर आवश्यकता पड़ने पर मांसपेशियों में वापस भेज देते हैं। यानी कि कोरी चक्र क्या कर रहा है, जो लैक्टेट एसिड है उसको, एसिड को पुनः यकृत में ले जाकर के ग्लूकोज में बदल दिया, और आवश्यकता पड़ने पर मांसपेशियां काम कर रही क्या कर, तो उनको फिर वापस भेज दिया। लेकिन आराम की अवस्था में अब ये कोरी चक्र काम नहीं कर रहा भाई। जब वहां लैक्टिक एसिड पैसे वो नहीं हो रहा तो क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन में बदल कर ग्लूकोज को यकृत में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, यकृत में कार्य परिश्रम अन्य कारणों से ग्लूकोज की कमी हो जाए मान लिया, तब ये ग्लाइकोजन स्टोर तो किया है वहां, तो परंतु जब हम काम करते हैं, यदि लंबे समय तक काम कर रहे या किसी और कारण से बीमार हो रहे हैं लंबे समय तक, तो क्या होता है, यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलकर यकृत में रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, ब्लड में छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस हुआ थी और ये ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया, यकृत में जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज संग्रहित था उसको पुनः ग्लूकोज में बदला और ब्लड में भेज दिया। कब, जब जरूरत पड़ी, क्योंकि हो सकता है लंबे समय तक काम कर रहा हो व्यक्ति, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज यानी कि साधारण शर्करा, साधारण शर्करा का मतलब जिससे शरीर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रयोग करता है के अणुओं में टूटना है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज की एक लंबी श्रृंखला के रूप में ऊर्जा का संग्रहित रूप है। यहां पर तीन चीजें एक साथ हुई कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज यानी कि साधारण शर्करा में टूटना जिससे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उपयोग करता है। तो ग्लाइकोजन से ऊर्जा उत्पादन नहीं करता शरीर, किससे, ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज के अणु टूटे, ये तो क्या हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज की एक लंबी श्रृंखला के रूप में ऊर्जा का संग्रहित रूप है। और ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रक्रिया मांसपेशियों और यकृत की कोशिकाओं में तब होती है जब अधिक ऊर्जा का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि ग्लाइकोजन कहां कहां संग्रहित है, जैसे मैंने बताया, रक्त में, मांसपेशियों में और यकृत में। तो हमने काम करना शुरू किया, सबसे पहले ऊर्जा एटीपी सीपी से मिलती है, उसके बाद में ग्लाइकोजेनेसिस से मिलती है, यानी मसल्स जो हमारा ब्लड ग्लाइकोजन है उससे ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। तो वहां कम हुआ तो शरीर को सूचना होने लगती है, तो सबसे पहले मांसपेशियों से जो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संग्रहित है उसको इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज में बदल के, और उसके बाद में यकृत कोशिकाओं में। तो कभी कभी कुछ पुस्तकों में ये लिखा गया है कि जो ग्लाइकोजन का संग्रह का सबसे बड़ा कौन है, फैक्ट्री, यकृत को ही बताया गया है, जो कि गलत है। सबसे बड़ा स्टोर का कहां होता है ग्लाइकोजन का, मसल्स में। कारण क्या है, क्योंकि मसल्स हमारे शरीर में यकृत के बजाय बहुत बड़े आकार में है। तो अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन विच बॉडी पार्ट, यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो द राइट आंसर इज द मसल्स। ठीक है, कुछ पुस्तकों में लिखा है यकृत में। आवश्यकता पड़ने पर यकृत कोशिकाएं, अब यहां एक और ये पॉइंट ध्यान रखना है, यकृत कोशिकाएं कौन सी, हैप्टिक सेल, वे क्या कर रही, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन के साथ जोड़ के रखना है। प्रोटीन का मतलब अमीनो अम्ल, और फैटी एसिड का मतलब फैट, यानी कि फैट के परिवर्तित रूप, ये प्रोटीन का परिवर्तित रूप है। तो ये कोशिका क्या कर रही, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, वसीय अम्ल, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज को संश्लेषित कर सकती हैं, कर लेती हैं, ग्लूकोज से सिंथेसिस कर लेती हैं। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण करना, बना लेना, किससे, अमीनो अम्ल से भी,
वसीय अम्ल से भी और ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज बना लेती है। और ग्लूकोज क्या है? ऊर्जा का उत्पादन का प्रथम स्रोत। शरीर इसी से तो ऊर्जा लेता है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज यानी कि प्रोटीन को भी ग्लूकोज में बदल लेती है, वसीय अम्ल को भी ग्लूकोज में बदल लेते हैं, ग्लिसरॉल को भी। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि जब प्रोटीन, अर्थात प्रोटीन का रूप क्या है? अमीनो एसिड और फैटी एसिड से ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लिया जाए। और ये तब कब सिंथेसाइज करेगा? जब हम ज्यादा अमीनो एसिड ले रहे हो, ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो, ज्यादा फैटी एसिड खा रहे हो, तो क्या करता है? ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर लेती है। इस प्रक्रिया को क्या कहलाएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, चयापचय प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थों, जीव को ऊर्जा कहां से मिलनी चाहिए? कहां से लेता है? कार्बोहाइड्रेट से। परंतु विशेष परिस्थितियों में, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, मान लिया आपके पास में, तो क्या करता है यकृत? यकृत की कोशिकाएं, आता है ना कि उसके बाद में ऊर्जा कहां से ली जाती है? फैटी एसिड से। उसके बाद में कहां से ली जाती है? मांसपेशियों से। यानी कि मांसपेशी बनती किससे है? प्रोटीन से। और प्रोटीन के किस रूप से? अमीनो अम्ल। तो यानी कि वहां से, उन पदार्थों से कैटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं के लिए शर्करा अर्थात ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? जब हम कार्बोहाइड्रेट रहित अर्थात अमीनो अम्ल और फैटी एसिड से ऊर्जा उत्पादन करते हैं, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मस्तिष्क उपवास के समय कीटोन बॉडी को छोड़कर, अगर उपवास रख दिया तो कीटोन बॉडी दे रही मस्तिष्क को ऊर्जा, अन्यथा क्या है? मस्तिष्क वर्षण यानी टेस्टी, एरिथ्रोसाइटस और किडनी मज्जा द्वारा उपयोग में किया जाने वाला एकमात्र ऊर्जा स्रोत है। अर्थात मस्तिष्क किससे ऊर्जा ग्रहण करता है? नोट करने लायक है, ग्लूकोज से केवल। तो इसीलिए क्या करना होता है? जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो शरीर क्या करता है? अमीनो अम्ल यानी कि मांसपेशियों से ग्लूकोज बदल करके मस्तिष्क की ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। और ये क्या है? स्तनधारियों में यह प्रक्रिया यकृत और गुर्दे में होती है। तो आदमी में कहां हो रही है ये प्रक्रिया? ग्लूकोजिनियोसिस यकृत में। यकृत की कुछ कोशिकाएं आंशिक मात्रा में कैरोटीन से विटामिन ए, ये भी एक काम है, विटामिन ए का भी संश्लेषण कर सकती है। संश्लेषण मतलब सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब बना लेना, जैसे यहां भी ऊपर आ रहा है। तथा विटामिन ए, सी और डी का संचय भी करती है, यानी ए को बना भी लेती है और विटामिन ए, सी, डी का संग्रहण भी करती है। रक्त में शर्करा अधिक होने पर उसे वसा में परिवर्तित कर देता है और वसाओं का संचय भी करता है। यहां पर ध्यान रख रहे, रक्त में शर्करा अधिक होने पर यदि शुगर बढ़ गई, यानी ग्लाइकोजन बढ़ी, कौन सी? ब्लड ग्लाइकोजन, तो ये क्या करेगा? जो अतिरिक्त है उसको फैट में क्या करेगा? बदल करके सिंथेसिस, फैट से ग्लूकोज भी बना सकता है। और यदि अतिरिक्त ग्लाइकोजन है तो उसे वसा में बदल करके क्या करता है? संचय कर लेता है। और ये किसके लिए खतरनाक होता है? मधुमेह रोगी, यानी कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए इन डेंजर स्थिति होती है। यकृत के और भी काम है। यकृत क्या है? भ्रूणावस्था में क्या करता है? लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का भी निर्माण करता है। परंतु जब बड़े हो जाते हैं, वयस्क, तो वयस्कों में यकृत की कुप्फर कोशिकाएं, हेप्टिक सेल तो थी ही, एक और सेल पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं कुप्फर सेल। ये क्या करती हैं? निष्क्रिय व मृत लाल रक्त कणिकाओं को विखंडित कर देती हैं। यानी कि आरबीसी की लाइफ होती है, कितनी होती है? ये भी ध्यान रखने लायक है, जब हम रक्त की बात करेंगे तब बताएंगे। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन चक्र होता है वो नियरली 120 डेज होता है। उससे पहले भी डेड हो सकती हैं, तो उनको क्या करना? विखंडित कहां होती हैं वे? यकृत की कुप्फर कोशिकाओं में। फिर क्या कर रही? वे विखंडित हुई, तो विखंडित होने के बाद में हेप्टिक लोबुल से क्या हो रहा है? पित्तरस स्रावित हो रहा। तो पित्तरस के साथ में कहां पहुंचा दी? वो ग्रहणी में पहुंचा दी। और ग्रहणी में पहुंच करके, क्योंकि फिर क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल के साथ में वो क्या है? मल के साथ में शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार यकृत एक और काम करता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये क्या है? रक्त में पाए जाने वाले कौन से हैं? प्रोटीन है, इनका संश्लेषण करता है।
और इसका संश्लेषण का फिर कहाँ लाभ मिलेगा, जब चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके संश्लेषण करके, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीनों का संश्लेषण कर, यानी कि इनका संश्लेषण भी यकृत करता है। यकृत की कोशिकाएं हेपेरिन नामक रस का भी स्राव करती हैं। जो हेप्टिक कोशिकाएं उसी से ये रिलेटेड है हेपेरिन। हेपेरिन जो जूस है वो क्या करता है, रक्त को रक्त वाहिनियों में नहीं जमने देता। तो 2% हुए। हेपेरिन क्या काम करता है, रक्त को रक्त कोशिका वाहिनियों में यानी कि आर्टरी और वेन में जमने नहीं देता, वरना वो जम भी तो सकते थे। तो वो काम क्या कर रहा, यकृत की जो कोशिकाएं हैं हेपेरिन, वो हेपेरिन नामक स्राव का या जूस का या एंजाइम का या हार्मोन का स्राव करती हैं, जिसका काम है रक्त को रक्त वाहिनियों में न जमने देना। उसके बाद है यकृत आवश्यक से अधिक अमीनो अम्ल प्रोटीन, यानी कि एक्सिस प्रोटीन ले लिया आपने, जिम वाले लेते हैं, जॉइंट में पेन का कारण होते हैं, बुढ़ापे में कहते हैं ना प्रोटीन मत खा करो, तो उसका कारण अब आपको इस वाक्य में समझ में आ जाएगा। यकृत क्या करता है, आवश्यक से अधिक अमीनो अम्ल प्रोटीन को पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड तथा अमोनिया में बदल देता है। अगर अतिरिक्त प्रोटीन खाया तो प्रोटीन कहाँ है, मसल्स बिल्डअप में काम आ रहे हैं, लेकिन आप मसल्स बिल्डअप की एक्सरसाइज की, जो रैप्चर हुआ प्रोटीन आपने लिया उसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन और ज्यादा ले लिया, तो इसलिए प्रोटीन इंटेक भी बहुत सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, सामान्य मनुष्य को भी और बड़ों को तो लेना ही चाहिए, कम कर देना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बताते हैं कारण जो यकृत है उसको पायरुविक अम्ल और अमोनिया में बदल देता है। यह पायरुविक अम्ल क्या है, क्रेब साइकिल में चला जाता है और अमोनिया बच गई। इस क्रिया को क्या कहते हैं, डीएमिनेस क्रिया कहते हैं। किसको, जब पायरुविक अम्ल क्रिएट हुआ किस अमीनो अम्ल से और कहां चला गया, क्रेब साइकिल में, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डीएमिनेशन प्रोसेस। इस प्रक्रिया में बनी अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाती है, यूरिया, वो कहते हैं ना यूरिक एसिड बन गया भाई, यूरिक बढ़ गया और उससे जॉइंट पेन रह लेते हैं, ये लगते हैं, तो इसके कारण है, तथा मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दे जाएंगे। तो एक एज के बाद में अगर मूत्र से बाहर नहीं निकले तो कहते हैं डॉक्टर कि भाई यूरिक एसिड बढ़ गया, प्रोटीन बंद कर दो। उसका कारण यकृत के इस काम का है कि यकृत ये काम करता है। और यकृत का जो अंतिम मुख्य कार्य है इनडायरेक्टली रक्त व शरीर के ताप के नियमन में मदद करना। यहां तक शरीर की दूसरी ग्रंथि पूरी हो गई। यदि बीच में कहीं भी रुकी तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। तो तीसरी बड़ी ग्रंथि गाल ब्लेडर है, जो हमने बताया था, जिसका नाम है पित्ताशय। तो पित्ताशय शब्द से आते ही ये कन्फ्यूजन होगा कि पित्त इसमें बनता है, जबकि पित्त कहाँ बन रहा है, ये लीवर में बन रहा है। तो पहले भी पूर्व में एनाटोमी में हम बात कर चुके थे, किसकी एनाटोमी में बात की थी हमने, डेडोनम की, जो सी शेप की होती है। तो यहां देख रहे लीवर से 2 डक्ट निकल रही है, राइट हेपेटिक डक्ट और ये वाली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर बनी कॉमन। और कहां जा रही, जब भोजन नहीं है तो यहां भेज रही है पित्त को गाल ब्लेडर में, और जब ये भोजन आ गया सीधा तो यहां जो रहता है तो सीधा यहीं भेजती है, इसे क्या कहें, कॉमन बाइल डक्ट। और जब कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ आकर के मिल जाती है तो इस पूरी वाली को क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक है। तो संयोजी ऊतक द्वारा यकृत के दाएं पिंड राइट लोब की निचली सतह पर जुड़ी अंडाकार थैलीनुमा रचना को पित्ताशय कहते हैं, देख भी सकते हैं, राइट लोब के नीचे है, अंडाकार है, थैलीनुमा रचना है, तो इसे क्या कहेंगे, गाल ब्लेडर। तो गाल ब्लेडर की लोकेशन आपको पता लग गई कहां स्थित है, कैसी रचना है। अब पित्ताशय से निकली पित्तवाहिनी यानी जो बाइल डक्ट है, ये वाली क्या है, नीचे वो की ओर पश्च दिशा में जाकर, नीचे की ओर पश्च दिशा में जाकर अग्नाशयी वाहिका पैनक्रियाटिक डक्ट, ये अग्नाशयी वाहिका से मिलकर के क्या बनाती है, यकृत अग्नाशयी तुम्बिका, हेप्टो पैनक्रियाटिक एम्पुला, जिसे एम्पुला ऑफ वाटर भी कहते हैं, जो खुलती कहाँ है, छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में, सबसे ऊपर वाले भाग में, जिसे कहते हैं डेडोनम। और इसकी जो फंक्शन है सामान्य सा क्या है, पहली बात कर चुके हैं, ये पित्त को संग्रहित करके रखता है, इसका काम पित्त बनाना नहीं है, पित्त को संग्रह करके रखना है। और जो संग्रह हुआ तो उसमें क्या करेगा कि पित्त में जो अतिरिक्त जल है उसे सोख करके क्या करेगा, कंसंट्रेट बना लेगा। और जब भी ग्रहणी में पित्त रस की आवश्यकता हो यानी डेडोनम में, तो पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचा देना।
इसकी अंतिम बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियास यानी अग्न्याशय। इसके बारे में याद रखने लायक तथ्य है